नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेन सर में। आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके विस्तार से हम उसको समझेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हम सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयारी करते हैं और हमें सिलेबस को ध्यान में रखते ही तैयारी करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जो है एक रोड मैप की भांति कार्य करता है। आयोग की परीक्षा में प्रायः ये देखा जाता है कि सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, कोई बुक्स उठाते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं तो उसको हम शुरू से लेके और अंतिम तक उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ऐसा संभव रहता है, लेकिन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरीके की रणनीति अपनाना ठीक नहीं है। क्योंकि हमें जो सिलेबस में दिया है जितनी चीज़ें, हमें उस हिसाब से बुक को जो है मार्क कर लेना है और उसके बाद उन चैप्टर को ही हमने पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि दो पेपर हैं। एक पेपर है, पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, जीएस का। 3 घंटे का समय रहता है और अधिकतम अंक हैं 200 अंक हैं। और इसमें कितने 20 प्रश्न होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द है। लेकिन जो 100 शब्द है, कई बार सिर्फ एक प्रश्न उस तरीके का पूछेगा कि 100 शब्द का, या फिर एक प्रश्न को उसके 4 खंड बना लेगा। अर्थात या तो 100 शब्द में उसको पूछेगा या फिर उसके 4 खंड बनाएगा, तो एक जो खंड होगा वो 25 शब्द का हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। और ऐसे पहले पूछे भी गए हैं वर्ष 2013 में और वर्ष 2016 के लोअर पीसीएस में। तो देखेंगे इसमें टोटल जो सिलेबस है जीएस का, उसमें 15 यूनिट बनाई हैं। पहली यूनिट है हमारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। इसके अंतर्गत है जैसे राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में, जैसे इसने बताया है कि गठबंधन सरकार व्यवस्था, ये उदाहरण दे रहा है, जरूरी नहीं है इसमें इस तरीके का आएगा। आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकतावादी आंदोलन, नक्सलवाद, माओवाद और सलवा जुटुम, है ना, जुटम। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सौहार्दिक सामुदायिक सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में है नाभिकीय नीति के मुद्दे हैं और उससे जुड़े हुए विवाद हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय नीति के मुद्दे और विवाद। फिर है भूमंडलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव और वैश्विक खाद्य संकट। ठीक है, ये हमें इसके अंतर्गत इस तरीके के टॉपिक बनेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें किस किस तरीके की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, है ना, नाभिकीय नीति वगैरह। और जो भूमंडलीकरण है उसका विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और वैश्विक खाद्य संकट, तो इसमें हमें, चूँकि करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इसमें हमें क्रॉनिकल मैगजीन को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आप 365 करके विजन आईएएस का आता है मेंस के लिए नोट्स, तो उसकी साइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसके अलग अलग खंड को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है खेल कूद। खेल कूद वाला, इसमें कुछ परंपरागत प्रश्न हो सकते हैं और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं प्रश्न। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विश्व, भारत और उत्तराखंड, ये 3 स्तर के जो भी खेल कूद हैं, कुछ ऐसे खेल कूद होंगे जो पूरे वैश्विक लेवल पर खेले जाते हैं, प्रतियोगिताएं होंगी कुछ ऐसी, कुछ भारतीय स्तर पर होंगी और कुछ उत्तराखंड के स्तर पर होंगी। इसमें खेल कूद है, प्रतियोगिताएं, जैसे आप ओलंपिक को आप तैयार करिएगा, है ना, ओलंपिक जो खेल हुए हैं उसको तैयार करिएगा। हो सकता है उस तरीके के करंट अफेयर्स बेस्ड जो निबंध है उसमें भी आपको वो काम आ सकता है। फिर पुरस्कार है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है मेजर ध्यानचंद
पुरस्कार कर दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। साथ ही जो भी खेल हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व, तो उसमें उत्तराखंड के कुछ व्यक्तित्व होंगे, है ना, जिसमें ऋषभ पंत है, एकता बिष्ट है, इसी तरीके के अन्य जो पुराने जो खिलाड़ी भी रहे हैं, जसपाल राणा वगैरह, इस तरीके के लोग हैं। और फिर आप देखेंगे भारतीय स्तर पर भी जो खिलाड़ी हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ वैश्विक लेवल के जो खिलाड़ी हैं उसमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जिस समय आपका मेंस होगा, कोई ऐसा खिलाड़ी उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो, रहे, या फिर कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना दिया, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, इस तरीके के कोई जो बहुत ही चर्चित खिलाड़ी होते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। फिर आते हैं साथियों यूनिट नंबर जो है 3 पर। 3 यूनिट जो है वो है भारत का इतिहास। यहाँ पर विश्व इतिहास नहीं पूछा जाता है, ये हमें समझना है। तो भारत के इतिहास में जैसे प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये तीनों खंड इसमें यहाँ से पूछने का प्रयास रहता है उसका। और इसमें देखिए पूरे सिलेबस को बहुत विस्तार से नहीं बताया है कि भाई मध्यकालीन अगर भारत है तो उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगे। इसमें ये बता दिया, इसके अंदर भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी मतलब जो है वो अपेक्षा करता है। चूँकि आप देखेंगे पिछली बार 2016 में क्वेश्चन जैसे पूछा गया था 2016 के पेपर में, तो वहाँ पर गांधार कला है, सांची स्तूप है, अजंता एलोरा और खजुराहो। चूँकि ये सांस्कृतिक पक्ष को दर्शाते हैं, गांधार कला आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो ये सांस्कृतिक पहलू से संबंधित प्रश्न पूछा। एक क्वेश्चन था, उसके 4 खंड उसने बनाए, और 4 में गांधार कला 1, फिर नंबर 2 सांची स्तूप, नंबर 3 अजंता एलोरा और नंबर 4 खजुराहो, इस तरीके से उसने प्रश्न पूछा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जब भी हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष जो है उसको समझेंगे चैप्टर टू चैप्टर, और कोर एरिया को उसके समझेंगे जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। मैं भी जो है इसके जो कोर एरिया है हिस्ट्री का, उसके कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का भी, इकोनॉमी का भी, ज्योग्राफी का, आप ताकि आपको मदद हो सके कुछ आपकी। फिर देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसको विस्तार से पढ़ना है, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पिछली बार पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, कारण पूछा है, तो यहाँ ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछेगा बस उसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि आप बताने लगे पूरे जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ही, वो सिर्फ कारण पूछ रहा है तो हमें कारण ही लिखना है। फिर है राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं उनका भी योगदान है ना, जिसमें BD सावरकर जिस इस समय बहुत चर्चित हैं। और इस गवर्नमेंट में अभी देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे जो अनसीन हीरोज़ जिनको हम कहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा हो रही है। तो इस तरीके के व्यक्तित्व को आपको पढ़ना है। हो सकता है आप इनसे सहमत हों या ना हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको उस जो एक बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस तरीके का एक बैलेंस अप्रोच के साथ इन सब चीज़ों को पढ़ें। फिर है स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चौथा जो इसका है यूनिट, वो है भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान। यहाँ ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन ना किया हो, एक सामान्य सा अध्ययन किया हो, उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक ही क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। जैसे पिछली बार उसने पूछा था कि भाई मूल कर्तव्यों के बारे में बताइए। ठीक है, तो एक मूल कर्तव्यों के बारे में का जो एक जागरूक इंसान से अपेक्षा की जाती है कि उसको मालूम होने चाहिए, अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। और इसमें आप देखेंगे कि सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो ये ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित प्रश्न 2013 के लोअर मेंस में आ चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सूचना के अधिकार वाला जो टॉपिक है, ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। फिर आप देखेंगे बौद्धिक संपदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कवर करना है। फिर है समाज के निर्बल,
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून और कल्याणकारी कार्यक्रम और उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य आयोगों से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ ध्यान रखना है कि भाई जो निर्बल लोग हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं, इसको इस तरीके से अगर हम देखें, सोशल जस्टिस वाला जो टॉपिक है वो इसमें कवर हो रहा है। और जो समाज के वंचित वर्ग है, SC ST है ना, OBC है, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी जो है योजनाएं बनाई हैं, कार्यक्रम बनाए हैं, और उनका शोषण ना हो इसके लिए कुछ कानून भी बनाए हैं। तो उससे संबंधित कानून आपको पढ़ना है, एक बेसिक नॉलेज, ताकि आप 100 शब्दों में लिख सकें। ये ध्यान रखना है। जैसे कि पिछली बार के पेपर देखा जो 2016 का, तो उसमें विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो उसका कारण भी यही है कि आप जो है इस तरीके की योजनाओं को समझें, क्योंकि आपको ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट करनी है, उनको लागू करवाना है। तो इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो योजना से संबंधित एक पत्रिका आती है घटना चक्र की नीतियाँ कार्यक्रम, है ना, और योजना करके उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सोशल इशू से संबंधित विजन का जो 365 करके नोट्स आता है, आप उसकी साइट पे जाइए, विजिट करिए, वहाँ प्रिंट आउट ले लीजिए। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा जैसे SC ST आयोग है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये भी प्रश्न आपको तैयार करने चाहिए 100 शब्दों में। ठीक है। फिर चलते हैं भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत देखेंगे हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसमें पंचायती राज और सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है, पंचायती राज, क्योंकि आपको बहुत सारे जो कार्य हैं पंचायती राज के अंतर्गत करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके लोअर PCS की जो पदों उसी से संबंधित है काफ़ी हद तक। तो पंचायती राज आपको बेहतर समझना है। और जो स्ट्रक्चर है, जो भारतीय संविधान में पंचायती राज दिया है, प्लस जो उत्तराखंड के उसमें दिया है परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज, वो आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। ठीक है। और यहाँ पर मनरेगा वगैरह जो है इसको भी आप पढ़िएगा। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ। चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। बैंकिंग सेक्टर है उसका, है ना, और जैसे नीति आयोग है, और भी जो कल्याणकारी योजनाएं जो चलती हैं, तो वो इकॉनमी का ही पार्ट है। तो योजना से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताया है, कौन सा क्या पढ़ना है ये आप जान गए होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे छठी यूनिट है भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी। यहाँ देखना ये है कि विश्व का भूगोल इसमें नहीं आएगा। तो भारत का जो है भौगोलिक जो है पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी पहलुओं की समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर भारत के जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पढ़ना है, पारिस्थितिकी को समझना है, सामाजिक आर्थिक पहलू को समझना है, और जनसांख्यिकी मतलब जनगणना और नगरीकरण वाले पक्ष को भी आपको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है। अगला चलते हैं यूनिट नंबर 7 की ओर। यूनिट नंबर 7 में कह रहा है कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। देखिए, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान और पर्यावरण की समझ और एवं अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण और अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन न किया हो, बल्कि कैसा अध्ययन किया हो, सामान्य अध्ययन किया हो। उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, विशेषज्ञता हासिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे वैश्विक पर्यावरण की समस्याएं और समाधान क्या है। वैश्विक पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है ना, और उसका समाधान क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, फिर आनुवांशिक अभियंत्रण के मानव हित में अनुप्रयोग, पशु पक्षी और पादपों के रोग और इनकी रोकथाम। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेना। फिर चलते हैं, अगला जो है यूनिट वो है हमारी यूनिट नंबर 8, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि, जब जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भारतीय कृषि से संबंधित जो है चीज़ें भी मिलेंगी आपको। महेश कुमार बड़वाल की मैंने किताब आपको सजेस्ट की थी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर जिसके पास वो किताब नहीं है तो NCERT से भी काम चल जाएगा। इसके अंतर्गत फसलों,
श्वेत पीत हरित क्रांति, 3 क्रांतियाँ दी हैं, इसको पढ़ना है। और कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। चूँकि जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप प्राथमिक सेक्टर को पढ़ेंगे और उसका जो है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है ये आपको समझ में आएगा। फिर है सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन है, इसको आपको पढ़ना है। फिर है कृषि के क्षेत्र में नैनो और बायो प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये आप जब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पर भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर है भारतीय किसानों की समस्याएं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी ये ज्वलंत मुद्दा भी है। जो 3 कृषि कानून वाला जो मामला था और MSP की गारंटी वाला जो अभी मुद्दा चल रहा है किसानों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रश्न हो सकता है पूछे। फिर है भूमि सुधार पर आधारित प्रश्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको महेश कुमार बड़वाल वाली बुक में मिल जाएगा। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चूँकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी साइंस टेक वाली जो चीज़ें हैं उसको आप उससे अपडेट रहें। इसमें देखेंगे इस भाग में उम्मीदवारों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास और कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान, साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा। साइबर अपराध इस समय बहुत ज़्यादा जो है चर्चित भी है ना, बहुत सारे इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कंप्यूटर की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको पढ़ना है। कोई कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, लूसेंट वगैरह की भी एक अलग से किताब आती है। इसके अलावा जो है घटना चक्र भी निकाल रहा है आजकल, अच्छी किताबें हैं दोनों ही, कोई भी एक ले लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे काम जो है अब कंप्यूटर पे ही करने हैं या अपने अधीनस्थों से करवाने हैं। तो आपको जब नॉलेज होगी तभी आप जो है कुछ बता पाएंगे जब आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इससे आपको पहले ही ये अपेक्षा कर रहा है कि आपको इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 10, चूँकि जैसा कि आपने प्रीलिम्स में देखा कि कम से कम 45 क्वेश्चन उसने उत्तराखंड से पूछे हैं, तो यहाँ भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि उत्तराखंड का जो GS है, जो भी उसका इतिहास है, कल्चर है, ज्योग्राफी है उसकी, तो वहाँ से प्रश्न जो है मुझे लग रहा है वेटेज इस बार ज़्यादा रहेगा, इसका जो है भारांक ज़्यादा रहना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने चाहिए उत्तराखंड से, क्योंकि प्रीलिम्स में उसने एक हिंट तो दिया है। तो आपको उत्तराखंड का बहुत ही व्यापक अध्ययन करना चाहिए। उत्तराखंड का इतिहास है जैसे, तो उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल आरंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, फिर मध्यकाल 1200 से लेकर 1815 तक, प्रभावशाली इसमें राजवंश और उनकी उपलब्धियां क्या रहीं इसको पढ़ना है। फिर गोरखा का आक्रमण और उनका शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और उसकी शासन व्यवस्था, फिर है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित जो है विभूतियाँ, प्रमुख विभूतियाँ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन आप पढ़ेंगे तो उससे कंपेयर करके पढ़ना, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और स्मारक, यहाँ से संबंधित प्रश्न भी पिछली बार पूछे गए हैं, जिसमें हेमकुंड साहिब वगैरह जो है इसको पूछा है 25-25 शब्दों में उसने 4 खंड बना के पूछा था, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछ सकता है। पिछली बार पूछा था कालसी, हेमकुंड साहिब, कलियर शरीफ और देवप्रयाग, वो इसी खंड से पूछा था। फिर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन है, फिर उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से परंपरागत प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे कि अभी आदरणीय CDS जो है बिपिन रावत सर का निधन हो गया है, तो और इस तरीके के जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर जो है योगदान किया है, योगदान दिया है उन्होंने, तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछेगा। फिर विभिन्न समाज सुधार आंदोलन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलित और महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन की विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, ये ध्यान रखना है। जब आप योजनाएं पढ़ेंगे
तो ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी संचालित हो रही योजना उनको भी पढ़ना है, और उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है उनको भी पढ़ना है। और ये ध्यान रखना है कि जब गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उनको अलग रख लेना, और जो 2014 से पहले की जो योजना है केंद्र की उनको अलग हिस्से में पढ़ना, और इसी प्रकार से राज्य की योजनाओं को भी आप पढ़ना, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सिलेबस में। ये है उत्तराखंड की संस्कृति, है ना, कल्चर। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेगा। तो यहाँ पर जातीय जनजातियाँ, धर्म और लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं और रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य गान, वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनका साहित्य तथा लोक साहित्य में योगदान। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से देखिए पूछा जाएगा प्रश्न, है ना। जैसे मृणाल पांडे हैं, मन्नू भंडारी हैं, जिनका अभी मन्नू भंडारी जी का अभी निधन हो गया है, तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। और यहाँ से परंपरागत प्रश्न भी हो सकते हैं, जो पुराने राइटर हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे सुमित्रानंदन पंत हैं, है ना, और भी उसी तरीके के जो राइटर हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ के रखना है। और यहाँ से करंट अफेयर्स बेस्ड भी पूछ सकता है, जैसे मन्नू भंडारी को दे देगा, तो मन्नू भंडारी को जानने का उसका प्रयास ये है, चूँकि अभी उनका निधन हुआ है, तो आप आपसे अपेक्षा करेगा कि आप उनके बारे में जानें। ठीक है, फिर है उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम। ठीक है, इसमें क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं उत्तराखंड के शासन द्वारा, है ना, संस्कृति के विकास हेतु, तो आप इसको ध्यान रखना है। फिर है 12 यूनिट उत्तराखंड का भूगोल और जनसांख्यिकी। भौगोलिक स्थिति देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोग्राफिकल चीज़ें यहाँ पर, हमारा जो राज्य है जोग्राफिकल चीज़ों में काफ़ी समृद्ध भी है ना, और समृद्धि के साथ साथ यहाँ पर उससे संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं, समझ रहे हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसको यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछते हैं। उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये अलग टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना है। उत्तराखंड की नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन और बागवानी, ये आपको समझना चाहिए। फिर प्रमुख फसलें और फसल चक्र क्या है, जैसे देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में कुछ अलग तरीके की फसलें हैं, और जो है हिल एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अलग तरीके की जो है फसलें होती हैं, है ना, कुछ कॉमन होती हैं, कुछ अलग होती हैं। सिंचाई के साधन भी अलग अलग हैं, ध्यान रखना है, इस पे अच्छे से समझना है। कृषि की जोतें, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं और आपदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं और उसका प्रबंधन जो है, इससे संबंधित काम आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब जिम्मेदारी जो है मिलेगी, और आपको ये सब काम करने पड़ेंगे आपदा से संबंधित अधिकारी होते हुए। तो ज़रूर इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आपदा प्रबंधन के संबंध में एक महेश कुमार बड़वाल की एक बहुत ही छोटी सी किताब आती है, उसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा आपदा प्रबंधन का। फिर है जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं और पर्यावरण और पर्यावरणीय आंदोलन। देखेंगे पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा राज्य बहुत समृद्ध है उत्तराखंड, और बहुत सारे इस तरीके के यहाँ पर व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है ना, जिसमें अभी डॉक्टर अनिल जोशी का नाम आता है ना, और सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका अभी देहांत हुआ है कुछ समय पहले ही। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, अवश्य रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको, इसको समझते चलना। फिर जैव विविधता और इसका संरक्षण। ठीक है, फिर अगली ओर चलते हैं। फिर है उत्तराखंड की जनसंख्या, जिसमें वर्गीकरण, उसका घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या का पलायन जो हो रहा है ना, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का। तो पलायन जनसंख्या जो उत्तराखंड में जनसंख्या के जो पलायन का क्या कारण है ना, अगर कारण है तो उसके समस्या जो समस्या है, क्या क्या जो समस्या है, उसकी समस्या की वजह से पलायन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको समाधान भी आपको जो आपको मालूम होना चाहिए, आपका कुछ ऐसा विचार होना चाहिए, ताकि आप जो है उसको व्यापक तरीके से समझ पाएँ। फिर 13वां यूनिट है उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक और
प्रशासनिक परिवेश। अब इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश में देखेंगे उत्तराखंड में गठित सरकारें और उनकी नीतियाँ। तो अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें गठित हुई हैं, उनकी अलग अलग नीतियाँ भी थीं, उनको आपको समझना है। राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जो राज्य में बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, उनके बारे में आपको समझना है। जो स्थानीय जो हैं कुछ योजनाएं हैं और जो सेवाएं जो मिल रही हैं जनता को, उसके बारे में आपको जो है चीज़ों को समझना है। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को, फिर है पंचायती राज, सामुदायिक विकास और सहकारिता। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी। फिर देखेंगे आगे प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे गोरखा ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जिसमें जिला भूमि प्रबंधन, जिसमें थोकदारी व्यवस्था, वन पंचायतें, सिविल, स्वयं वन, केसर हिंद, बेनाम भूमि, नजूल, नायाबाद बंदोबस्त। फिर आधुनिक काल में देखेंगे उत्तर प्रदेश और कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश, भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था और राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, हमारे यहाँ राजस्व पुलिस व्यवस्था है ना, और एक मात्र हमारे यहाँ ही है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा देख लेना। फिर आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत के साथ व्यापार और व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है, पहले कैसा था, अभी कैसा है, किस तरीके का व्यापार होता है, आपको पढ़ना है। जैसे भोटिया वगैरह लोग व्यापार करते हैं, है ना, तिब्बत से। फिर स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकारी स्थिति, जैसे हमारे जो कृषि जोत हैं तो वो अलाभकारी स्थिति में, लाभ नहीं है उनको, कृषि जो कर रहे हैं लेकिन लाभ की अपेक्षा घाटा ज़्यादा है ना। घाटा बहुत तरीके की चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे सुअर जो है कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर देखेंगे प्रॉपर तरीके से जो हमारे यहाँ उतना पानी की सुविधा नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, है ना, और जो उत्पादन है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत कम है। फिर है चकबंदी की आवश्यकता। फिर बेगार और डडवार प्रथा, है ना, तो बेगार प्रथा देख लेना है आप। कुली बेगार आंदोलन आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसकी 100वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई थी, है ना, तो उसको देख लेना। हो सकता है 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2021 में, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले, ऐतिहासिक प्रश्न भी हो जाएगा वो, है ना, इतिहास के उस पृष्ठभूमि से भी है और बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे की ओर। 14वीं यूनिट है। 14वीं यूनिट कह रहा है आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मानव संसाधन है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो इसको देख लीजिएगा। फिर वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत। जल विद्युत में आप इससे जल विद्युत परियोजनाओं को जरूर समझना उत्तराखंड की, क्योंकि जल विद्युत के संबंध में उत्तराखंड बहुत ही समृद्ध है ना। यहाँ से जल विद्युत योजना से संबंधित प्रश्न जो है पीसीएस में भी पूछे गए हैं और यहाँ पर भी पूछने की संभावना रहेगी। फिर एक खनिज है, पर्यटन है, पर्यटन को अच्छे से तैयार कर लेना, चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। आजकल पर्यटन में बहुत सारी कॉन्सेप्ट और जुड़े हुए हैं, इसमें स्टे होम योजना भी है, और आप देखेंगे जो स्वास्थ्य चिकित्सा वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो उद्योग, लघु ग्रामीण संसाधनों के उपयोग की स्थिति, ये देख लेना। फिर उत्तराखंड में गरीबी और बेरोज़गारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। बेरोज़गारी एक मुद्दा ना सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि भारत का भी एक मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा अभी बहुत ही चर्चित है कि बेरोज़गारी वाला, उसके उन्मूलन और आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, इसको भी समझना है। इसके अलावा राज्य की जीडीपी में योगदान कितना है, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं और नियोजन की नवीन रणनीति और समस्याएं, इसको पढ़ना है। फिर उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं, कृषि मंडियां, है ना, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर उत्तराखंड की बजट की प्रमुख विशेषताएं, बजट ध्यान रखना है, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, सीधे दे देगा कि उत्तराखंड के बजट 2022 या 21, बस ये टॉपिक ऐसे दे दिया और लिखिए आप। तो इस तरीके से आप देखना, क्योंकि अभी चुनाव हो जाएंगे मार्च में, शायद मार्च में हो जाना चाहिए या फिर फरवरी लास्ट में। तो एक जब नई सरकार बनेगी तो एक बजट लेके आएगी, तो ध्यान रखना है आपका मेंस उसके बाद ही होना है।
तो वो बजट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं जो 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि अभी तक हमने जो 14 यूनिट का जो डिस्कशन किया, वहाँ पर कहाँ से प्रश्न पूछेगा अभी कोई क्लियर नहीं रहता है कि कहीं से भी उठा सकता है। जो सिलेबस है इतना व्यापक सिलेबस है, कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन जो सांख्यिकी विश्लेषण और आलेख रेखा चित्र वाला जो यूनिट है, यहाँ से प्रश्न एकदम फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। और जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है वो सांख्यिकी वाला ही क्वेश्चन होता है और 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैंने इस पे किताब भी बताई थी के उपाध्याय वाली, है ना, तो उसको देख लेना। इसके अलावा यूट्यूब पे भी कई लोगों ने जो है सांख्यिकी से संबंधित जो है प्रश्न कराए हैं, जिसमें SK सेठ सर एक बहुत ही चर्चित नाम है, उनके आप देखिएगा क्लास है सांख्यिकी से संबंधित, स्टैटिक्स वाला। वो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, और एक समय में बहुत ही चर्चित रहे। चूँकि अब UPSC से तो स्टैटिक्स हटा दिया है मेंस से, तो अभी नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो अभ्यर्थी की सांख्यिकी आलेखों और रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। अब चलते हैं सेकंड पेपर की ओर, जो आपको समझना है, वो भी 200 नंबर का है। सेकंड पेपर क्या है हमारा? सेकंड पेपर है हमारा निबंध एवं आलेखन, जो विषय परक है ना। पेपर नंबर सेकंड 3 घंटे का होगा और 200 अंक इसके लिए भी हैं। टोटल 400 नंबर का मेंस होगा और एक ही दिन में दोनों पेपर होने हैं, ध्यान रखना है। तो निबंध जो है वो 50 अंक का है। निबंध कितने अंक का है? 50 अंक का है, और इसमें 6 टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं निबंध में। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिंदी या अंग्रेजी, आप इसमें छूट है ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें 400 शब्दों में लिखना होगा निबंध। इसमें साहित्य और संस्कृति से संबंधित निबंध होगा, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से निबंध होगा। इसमें सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो निबंध होगा उसमें करंट अफेयर्स बेस्ड भी निबंध हो सकता है। फिर उत्तराखंड के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध होगा। फिर है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध, और फिर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो इससे संबंधित निबंध होगा। और ये वाला जो निबंध है ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड निबंध हो सकता है। फिर है जो अंतिम, जो इसका जो छठा जो खंड है उसमें दिया है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें बताया है भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और सूखा, ये 4 तरीके की इसने बात बताई हैं, 4 तरीके की जो आपदाएं हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न होगा। चूँकि हमारे यहाँ जो है भूस्खलन एक बहुत बड़ी समस्या है, और तो उससे संबंधित प्रश्न अवश्य जो है निबंध में उस तरीके का मतलब निबंध पूछ सकता है। इसको आपको तैयार करना है। आपको ध्यान रखना है इतने ही टॉपिक में से ही छांटने हैं, मतलब निबंध, है ना। जब वो निबंध आप तैयारी करें परीक्षा मंथन किताब से या किसी अन्य से, तो आप देख लीजिए इन टॉपिक के अंतर्गत ही वो आना चाहिए, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर देखेंगे, इसमें है हिंदी सारांश लेखन, 300 शब्दों में होता है। टोटल इसके जो शब्द हैं वो 300 हैं। इसमें देखेंगे इसको 3 खंड में बांटता है। एक क्या होगा, आपको एक आपतित गद्यांश दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको क्या है 3 तरीके की चीज़ें पूछेगा वो। एक तो पूछेगा इस जो पैराग्राफ है उसको आप जो पढ़ेंगे उसका भाव जानेंगे, तो उसके शीर्षक के लिए 5 अंक दिए गए होंगे, ठीक है। फिर जो मूल जो गद्यांश है, जो पैराग्राफ है, उसका सारांश लिखना होगा अपने शब्दों में, ठीक है, उसके लिए 30 अंक हैं। फिर 3 कोई लाइन, जैसे माना कि एक पैराग्राफ में 10 लाइनें हैं, तो शुरू के को हो सकता है एक लाइन में वो अंडरलाइन कर दे, एक बीच वाले में किसी लाइन में कर दे, एक लास्ट वाली में कर दे। तो जो अंडरलाइन जो किया है तो उसकी व्याख्या करवाता वो। तो 3 लाइन की अलग अलग आपको व्याख्या करनी है। तो एक जो रेखांकित अंश है उसके लिए 5 अंक है और 3 के लिए 15 अंक हो गए। और इनकी टोटल जो तीनों चीज़ों जो हैं इनकी शब्द सीमा 300 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और ये प्रैक्टिस पे आपको आ जाएगा, मैंने एस कुमार वाली किताब में बताया है, उससे आप देखना, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कैसे इसको करना है। 50 अंक का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
फिर है हिंदी आलेखन। हिंदी आलेखन यानी कि इसमें जो देखेंगे लेटर ड्राफ्टिंग है, चूँकि आप बहुत सारे जो है पत्राचार करेंगे जब अधिकारी बन जाएंगे, और अपने अधीनस्थों को भी करेंगे, और आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपके साथ जो है कम्युनिकेशन होगा, ये पत्राचार होगा, वो ये सब पत्रों के माध्यम से ही होगा। तो इसलिए अपेक्षा करेगा कि इस तरीके की जो 8 जो पत्र इसमें दिए गए हैं वो आप जानें। और यही एक ऐसा जो प्रश्न है जो आपको बाद में काम आएगा जब आप जॉब करेंगे, है ना। इससे रोज़ाना आप जो है रूबरू होते रहेंगे, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसमें ध्यान रखना है, एस कुमार वाला जो पत्र जो आलेखन वाली चीज़ें हैं वो वहाँ से आप कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो सचिवालय से जो आदेश निर्गत होते हैं तो उसके प्रारूप को भी आपको रखना, आप उस प्रारूप को रखना, ताकि आप जो है ये जान पाएँ कि जो वर्तमान में प्रारूप चल रहा है वो क्या है। कई बार आप देखते हैं, जैसे आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साइट पे विजिट करते हैं और देखते हैं कोई कोई आदेश निकलता है या फिर कोई सूचना देते हैं, तो उसका फॉर्मेट कैसा है उसमें आप डाउनलोड करके प्रिंट रखिए अलग अलग तरीके का, जिस तरीके से टॉपिक दीजिए, जैसे शासकीय पत्र है, अर्थशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना और टिप्पणी। तो इसको आपको तैयार करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ नंबर नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर आप 10-12 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। यहाँ पर क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा शासकीय पत्र किसे कहते हैं, एक शासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए, इस तरीके। तो शासकीय पत्र किसे कहते हैं, ये तो पूरा उसके जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिख देंगे, है ना। फिर एक प्रारूप बनाना होता है एक पेज में। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आता है अनुवाद वाला सेक्शन, है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 तरीके के अनुवाद होंगे, एक तो हिंदी गद्यांश से अंग्रेजी में अनुवाद, फिर अंग्रेजी गद्यांश से हिंदी में अनुवाद, और दोनों के लिए 25-25 अंक दिए गए हैं। अनुवाद का जो स्तर है बहुत मतलब कहेंगे बहुत हाई लेवल नहीं रहता है उसका, एक सामान्य तरीके का ही होता है। लेकिन अगर जिसकी अंग्रेजी में अच्छी कमांड नहीं है तो उसके लिए मुश्किल ही लगता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जो हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर कम आते हैं इस वाले सेक्शन में, क्योंकि वो अनुवाद नहीं कर पाते हैं, और है ना, और वो 10 नंबर मुश्किल से ला पाते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाला वो यहाँ पर 40 से 45 नंबर बहुत आसानी से ले आते हैं। अब आप सोचिए कि एक क्वेश्चन में अगर 30 नंबर की अगर लीड कोई ले लेगा, तो आप दोनों ही पेपर में, जीएस में और जो पत्रालेखन वाले पेपर में, वो 30 नंबर आप बीट नहीं कर पाएंगे उसको। तो आपके अगर एक गद्यांश वाला पार्ट अच्छा नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी कमांड नहीं, तो अभी इतना समय है, तकरीबन 120 दिन तो हैं, 4 महीने हैं आपके पास, आप इसमें अच्छा कमांड बना सकते हैं। और तकरीबन मैं समझता हूँ इंग्लिश मीडियम के आसपास तो आ ही सकते हैं, अभी बहुत समय है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल उसको कमतर मत आकिएगा। फिर है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, ये इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत दूर की बात है। और जो चीज़ें आप पढ़ रही हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ओवरऑल उसी का आपका परीक्षण होगा इंटरव्यू में। और जब आप इंटरव्यू के लिए मतलब क्वालिफाई किए जाएंगे मेंस में, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, तो हम कुछ प्रयास करेंगे गूगल मीट वगैरह के माध्यम से आपके मॉक इंटरव्यू लें। मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 4 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें एक पीसीएस का है, 2 लेक्चरार के हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है। तो मेरे पास 4 इंटरव्यू का अनुभव है। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं हूँ, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ वर्ष 2017 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो उसकी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसको तैयार करना है, किस तरीके से उसका उत्तर देना है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, विस्तार से मैंने डिस्कशन किया है। अब अगला जो वीडियो आएगा मेरा, वो आएगा जो 2 पेपर हुए हैं 13 और 16 में, उसका मैं एनालिसिस करूँगा, ताकि आप पेपर को भली-भांति समझ पाएँ। और उसके बाद हम एक-एक टॉपिक को उठाएँगे। जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में कौन-कौन से हमें टॉपिक पढ़ने चाहिए, पॉलिटी उसमें कैसे पढ़ने चाहिए, ज्योग्राफी, ओवरऑल सभी को, है ना। उसमें पत्र लेखन भी मैं कराऊँगा आपको, निबंध के बारे में भी बताऊँगा कैसे लिखना है, आपके गद्यांश के बारे में भी बताऊँगा। तो ये चीज़ आप जो है सीखते रहेंगे मेरे साथ-साथ। और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए मैं ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाते रहूँगा।
और जैसा कि मैंने देखा है पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत उसका जो है प्रशंसा भी की है, लेकिन आप वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।